जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंटू मार्टिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही विशेष जानकारी को लेकर आए हुए हैं कि ब्लॉक सुपरवाइज़र क्या होता है, ब्लॉक सुपरवाइज़र के क्या कार्य होते हैं, ब्लॉक सुपरवाइज़र कितने तरह के होते हैं, ब्लॉक सुपरवाइज़र का कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या इंटरव्यू होता है, ब्लॉक सुपरवाइज़र की कितनी सैलरी होती है। तो ब्लॉक सुपरवाइज़र से रिलेटेड सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तब वीडियो को अंततः आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, चाय चाय। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ब्लॉक सुपरवाइज़र के बारे में डिटेल रूप से समझते हैं। तो ब्लॉक सुपरवाइज़र दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सरकारी रूप से ब्लॉक सुपरवाइज़र और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से एक होते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से ब्लॉक सुपरवाइज़र होते हैं वो बहुत अलग अलग विभाग में बहुत सारे सुपरवाइज़र होते हैं, लेकिन जो सरकारी विभाग के ब्लॉक सुपरवाइज़र होते हैं वो सिर्फ एक ही होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सरकारी वाले में समझते हैं। तो जो ब्लॉक सुपरवाइज़र सरकारी होते हैं तो इसका एग्ज़ाम राज्य सरकार कंडक्ट करवाती है। जैसे कि यदि आप झारखंड से हैं तो JSSC, यदि आप बिहार से हैं तो BSSC, यदि आप यूपी से हैं तो UPSSC, यानी कि जो राज्य सरकार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो उस स्तर से जो ब्लॉक सुपरवाइज़र जो बनते हैं, तो ब्लॉक सुपरवाइज़र का जो उसमें काम रहता है वो पूरे प्रखंड यानी पूरे ब्लॉक विभाग के वो हेड सुपरवाइज़र होते हैं। तो जो सरकारी विभाग से हेड सुपरवाइज़र बनते हैं तो उनका जो है से सैलरी बहुत ज़्यादा रहता है, 30,000 प्लस सैलरी रहता है और 60,000 के अंदर उनका सैलरी रहता है। तो जो सरकारी रूप से ब्लॉक सुपरवाइज़र होते हैं उनका काम क्या रहता है कि जैसे कि किन्हीं का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, किन्हीं का जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, तो जब तक प्रखंड पर्यवेक्षक उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक उनका ना जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है ना उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बन सकता है। तो कुछ सर्टिफिकेट के विशेष प्रकार हैं जिसमें उनके हस्ताक्षर के बिना उनका जो है से प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। और बहुत सारी ब्लॉक लेवल की परियोजनाएं होती है, जैसे कि आपका नरेगा विभाग से हो गया और अलग अलग विभाग से हो गया, तो उसमें उनका कार्य रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लॉक लेवल सुपरवाइज़र, जो ब्लॉक लेवल नौकरियां होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से जो ब्लॉक लेवल सुपरवाइज़र बनते हैं तो इसमें बहुत प्रकार के सुपरवाइज़र होते हैं। तो इसमें यदि हम सुपरवाइज़र की बात करें तो जैसे कि आंगनबाड़ी से जुड़ा कार्य हो गया, तो आंगनबाड़ी से जुड़ा कार्य में भी जो है से ब्लॉक सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपका किसी परियोजना से जुड़ा सुपरवाइज़र का ज़रूरत पड़ गया, जैसे कोई भी परियोजना जो है से धरातल पर उतारना है अपने पंचायतों में, तो उस परियोजना में यदि सुपरवाइज़र की ज़रूरत है तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ सकता है। फिर आपका हो गया ब्लॉक स्तरीय डाटा एंट्री सुपरवाइज़र का काम, तो उसमें डाटा एंट्री करने के लिए अब इसके बीच में क्या काम होते हैं वो भी हम आपको चर्चा करते हैं। फिर आपका हो गया शौचालय विभाग से जुड़ा हुआ ब्लॉक सुपरवाइज़र। तो बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं, अपने प्रखंड कार्यालय में बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं। तो जिस विभाग में ऊपर से योजना धरातल के लिए उतारने के लिए आती है, चाहे उस विभाग में जब कोई भी कार्य होना होता है और उसमें सुपरवाइज़र का ज़रूरत पड़ता है तो उसमें प्रखंड स्तरीय सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होती है। अब बात करते हैं कि आखिर जॉब में कार्य करना क्या पड़ता है। तो मान लीजिए कि आपको शौचालय विभाग से जुड़ा हुआ आपको जो है से ब्लॉक सुपरवाइज़र का कार्य आपको मिला, तो ब्लॉक सुपरवाइज़र उसमें क्या कार्य करेगा कि ब्लॉक भर में जितने भी सारे पंचायत हैं, तो जो शौचालय विभाग है तो शौचालय विभाग तो सारे पंचायत में उसके कार्य होने हैं, तो शौचालय विभाग के जितने सारे कार्य होने हैं तो उनका डाटा एंट्री का कार्य करना है और उसका जो है से बहुत सारे पेपर के वर्क करने हैं, वो पेपर को अपने ऊपर ऑफिसर को पहुंचाना है। और जैसे अलग अलग पंचायतों में कितने शौचालय का कार्य हो पाएँ नहीं हो पाएँ,
तो उसका लेखा जोखा हिसाब किताब रखना है और अपने ऊपर ऑफिसर को पहुंचाना है। तो इस तरह का शौचालय विभाग से हो जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग जैसे कि किसी परियोजना से, तो मान लीजिए किसी प्रकार का योजना जो है धरातल पर उतारना है, अपने ग्राम पंचायतों में उतारना है, तो उसमें कितने सारे कार्य होने हैं, तो उसके कितने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करना है, किस प्रकार से उसमें कार्य होने हैं, कितने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, तो उसका टोटल लेखा जोखा का कार्य वो करेंगे। फिर आपका हो गया नरेगा से जुड़ा हुआ कार्य, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कार्य, मतलब समाज कल्याण के कार्य। तो जितने भी तरह के प्रखंड स्तरीय में अलग कृषि विभाग से जुड़ा हुआ कार्य, तो प्रखंड स्तरीय जितने भी सारे विभाग हैं, तो उस विभाग में जब कोई कार्य होना रहता है और उसमें ब्लॉक सुपरवाइज़र का यदि ज़रूरत पड़ता है अलग से, तो इस समय उसकी बहाली निकलती है और उसमें कार्य करने होते हैं। तो इसीलिए अलग अलग विभाग में, जिस भी विभाग में वो जाएंगे तो उस विभाग से जुड़ा हुआ उनको कार्य करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इनका जो है से जॉब सैलरी कितनी होती है। तो सरकारी वाला तो बहुत होता है, तो आपको पहले बता दिए। तो इनका जो जॉब सैलरी होता है ये आपका 10,000 से लेके और 25,000 के बीच में रहता है। अब इसमें और भी जैसे ज़्यादा अधिकारी हुआ तो वैसा देखने के ऊपर है कि वो आपको प्रमोशन करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो ऐसी बेसिस तौर पर यदि माने तो 10 से 25 के बीच ही में इसका सैलरी दिया जाता है दोस्तों। इसका जो कार्य रहता है ये फील्ड वर्क भी रहता है और ऑफिशियल वर्क भी रहता है। यदि बाहर तरफ जाना पड़ा तो उसको जाना है, और बाकी ऑफिस में वर्क करना है तो ऑफिस में भी वर्क करना है। तो इस प्रकार से इनके कार्य होते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसका वैकेंसी का बात करते हैं। तो ब्लॉक सुपरवाइज़र है ना, ब्लॉक सुपरवाइज़र का जब प्रखंड स्तरीय वैकेंसी निकाली जाती है तो जिस विभाग में ज़रूरत रहता है उस विभाग से वैकेंसी निकलती है। अब होता क्या है कि जब आपका प्रखंड स्तरीय जॉब निकलता है तो वो आपको ऑनलाइन नहीं पता चलेगा। बहुत जगह ऑनलाइन भी पता चल जाता है और बहुत जगह ऑनलाइन पता नहीं चलता है, क्योंकि ये प्रखंड स्तरीय जॉब रहता है। ये आपको लोकल न्यूज़पेपर पर चाहे अपने प्रखंड कार्यालय से पता आपको करना पड़ेगा। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा बहुत ना के बराबर होती है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा जो भी आपके नज़दीकी प्रखंड कार्यालय होंगे। अब इसका हम लोग एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम जो होता है, जो सरकारी एग्ज़ाम होता है, सरकारी रूप से जो ब्लॉक सुपरवाइज़र बनते हैं तो उनका तो एग्ज़ाम जो है सरकारी रूप से होते हैं। उसमें सारे उसका सब्जेक्टों का ज़रूरत पड़ता है, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश, और फिर उसका जो है से इंटरव्यू होता है तो उसमें इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, ये सब बहुत सारा चीज़ होता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जितने भी सुपरवाइज़र बनते हैं तो इसमें जो है सो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये डायरेक्ट भर्ती होता है। तो यदि इसमें डाटा एंट्री का भी काम है तो इसमें क्या है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। यदि डाटा एंट्री का काम बाई चांस यदि आपको ना मिले तो फिर उसमें कंप्यूटर का भी कार्य नहीं है। लेकिन 99% में इसमें कंप्यूटर जो है सो जानना ज़रूरी होता है। और फिर इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में सीधी भर्ती होती है। इसमें कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ वही आप कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं, और आप से 2-4 चीज़ें जैसे पूछा, बहुत सैंपल रूप से पूछा जाता है या तो नहीं भी पूछा जाता है। उसमें यही है कि यदि आप इस विभाग में कार्य करेंगे समाज कल्याण के लिए, चाहे अपने पंचायतों के लिए, चाहे ये कार्य करना है, तो आपको लोगों से किस तरीके से आपको बात करनी है, आप किस तरीके से हिसाब किताब रख पाएंगे। और इसमें कुछ नहीं होता है, सीधी भर्ती वाला में कुछ नहीं होता है। आप नहीं भी कुछ किए रहेंगे फिर भी आप पास हो जाएंगे। उसमें क्या है कि आपका सिर्फ मेरिट तौर पर भी काम बनेगा और आपका स्किल देखेगा कि आपके पास स्किल क्या है, आप उसके कार्य करने लायक है कि नहीं, आप कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ब्लॉक सुपरवाइज़र की डिटेल जानकारी आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आई होगी। यदि और भी किसी भी विभाग की यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो ज़रूर से ज़रूर बना सकूं। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। एक लाइक भी मेरे लिए कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी को इस चैनल पर लाने का प्रयास करता रहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त मंटू मार्टिन। बाय बाय दोस्तों।